Hello friends, welcome to my YouTube channel Inside Organon. If you haven't subscribed yet, click on the subscribe button and never miss any updates from Inside Organon. So friends, today's topic is case taking. Case taking क्या होती है? तो अगर हम case taking की definition देखें, तो case taking is a unique art of getting into conversation, observation and collecting information from the patient as well as from bystanders to define the patient as a person and the disease. तो case taking जो होती है वो हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है और केस टेकिंग के दौरान एक फिजिशियन अपने पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन में जाता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है, कुछ इंफॉर्मेशन उसे पेशेंट से मिलती है, कुछ सिम्टम्स उसे उसके साथ आए हुए लोगों से मिलती है यानी कि बाय स्टैंडर्स से मिलती है और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली फॉर्म करती है टोटलिटी ऑफ सिम्टम या पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज और जो कि फाइनली हमारी हेल्प करता है रेमेडी सिलेक्शन में, होम्योपैथिकली सूटेड रेमेडी के सिलेक्शन में। और जो ये केस टेकिंग है, इसके मिले हुए हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक पेशेंट को डिफाइन करते हैं, एक डिजीज को प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, पर्सन की इंडिविजुअलिटी का पता चलता है हमें उससे और हमें बहुत अच्छे से पता है कि होम्योपैथिक रेमेडी सिलेक्शन में केस टेकिंग एक रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, केस टेकिंग एफोरिज्म नंबर 83 to 104 में डिस्कस किया गया है, तो हम एक एक करके इन सारे एफोरिज्म को ध्यान से पढ़ेंगे। एफोरिज्म 89। फ्रेंड्स, हमने एफोरिज्म 88 में देखा था कि उसमें डॉक्टर हैनेमन बताते हैं कि हमें फिजिशियन होने की वजह से जो पेशेंट होता है उससे हमेशा ओपन हैंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि वो फ्री रहे आंसर देने के लिए, उसको कभी भी येस नो टाइप क्वेश्चन में एफर्मेटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स देने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं एफोरिज्म नंबर 89। When the patient, for it, is on him, we have chiefly to rely for a description of his sensations, except in the case of vague disease. देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कोई पेशेंट बताता है कुछ तो हमें उसकी डिस्क्रिप्शन पे वो क्या बोल रहा है उसके ऊपर रिलाई करना होगा, क्योंकि वो ही एक ऐसा इंडिविजुअल है जो हमें बता सकता है खुद की प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फेग्म डिजीज, मतलब प्रिटेंडेड डिजीज या कोई भी ऐसी डिजीज जो वो प्रिटेंड कर रहा है पर उसको है नहीं, ठीक है। Has by these details given of his own accord and in answer to inquiries, मतलब उन सारी स्टेटमेंट्स की हेल्प से उसने डिटेल्स बता दिए हैं अपने अकॉर्डिंग कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड इन आंसर टू इंक्वायरीज, जो भी आपने उससे पूछा वो भी उसने आपको बता दिया, furnished the requisite information and traced a tolerably perfect picture of disease। अब हमने इन सबको फर्निश करके एक टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज बना ली। टोटली परफेक्ट नहीं, यहाँ पे टॉलरेबली परफेक्ट लिखा हुआ है, मतलब वो ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज अभी नहीं बन पाई है। द फिजिशियन इज एट लिबर्टी एंड ऑब्लाइज्ड, वो लिबर्टी पे है और ऑब्लाइज्ड मतलब उसको इतना हक है और वो ऐसा कर सकता है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, इफ he feels he has not yet gained all the information he needs, मतलब अगर फिजिशियन को ऐसा लगता है कि उसको उतनी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाई है जिससे वो एक होम्योपैथिकली सूटेड रेमेडी का सिलेक्शन कर पाए,
तो वो और क्वेश्चंस पेशेंट से पूछ सकता है। देखिए आगे लिखा है ना, टू आस्क मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चंस। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, और मोर स्पेशल क्वेश्चन मतलब कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो उसके सिम्टम्स को और डिटेल्स में बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के बाद 1 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, ये फुटनोट 1 है एफोरिज्म नंबर 89 का। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन आर हिज बाउल्स मूव। मतलब अगर उसको बाउल की प्रॉब्लम है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर हम उससे ये पूछ सकते हैं कि हाउ ऑफन आर हिज बाउल्स मूव्ड, व्हाट इज द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ स्टूल। मतलब अगर वो डायरिया की कोई प्रॉब्लम बताता है तो हम उसको पूछ सकते हैं कि उसके स्टूल का कैरेक्टर क्या है। मतलब वो सॉलिड स्टूल पास करता है या फिर लिक्विड स्टूल पास करता है, स्टूल का कलर क्या है, व्हाइटिश है, ग्रीनिश है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, डिड द व्हाइटिश इवैक्यूएशन कंसिस्ट ऑफ म्यूकस और फीसेस। मतलब जो स्टूल का जो वो स्टूल आ रही है उसकी, उसमें व्हाइटिश इवैक्यूएशन है, म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, हैड ही और हैड ही नॉट पेन्स ड्यूरिंग इवैक्यूएशन। स्टूल पास करने के दौरान उसको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कैरेक्टर एंड वेयर वर दे सीटेड। ठीक है, एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या था पेन का, और वेयर वर दे सीटेड मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे पेन हो रहा था। सीटेड तो उसकी लोकेशन के बारे में बात की जा रही है। व्हाट डिड द पेशेंट वॉमिट। अगर उसको वॉमिटिंग हुई तो उसको किस चीज की वॉमिटिंग हुई, बाइल वॉमिट हुआ, म्यूकस की वॉमिटिंग हुई उसको। ठीक है, और फिर या फिर उसने जो खाया था वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में बाहर आ गया। इज द बैड टेस्ट इन माउथ प्यूट्रिड और बिटर और सोर और वॉट। मतलब उसकी जो माउथ का टेस्ट है वॉमिटिंग करने के बाद वो प्यूट्रिड है, मतलब उससे प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ। ठीक है, तो ऐसी स्मेल आ रही है किसी चीज की, या फिर बिटर टेस्ट आ रहा है, खट्टा सोर टेस्ट आ रहा है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर ईटिंग और ड्यूरिंग रिपास्ट। मतलब खाने अगर ऐसा टेस्ट आ रहा है, अगर वो बताता है कि हाँ ऐसा कुछ टेस्ट आ रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है या बिटर टेस्ट आ रहा है, तो फिर हम उससे पूछ सकते हैं कि ये खाना खाने के पहले ऐसा होता है, खाना खाने के बाद होता है, या फिर हमेशा होता है। आगे क्या लिखा है, एट व्हाट पीरियड ऑफ द डे वाज इट वर्स। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस टाइम ऑफ द डे में उसको होती है। ठीक है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ व्हाट इज एक्सक्रूटेटेड। मतलब जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। डज द यूरिन ओनली बिकम टर्बिड ऑन स्टैंडिंग और इट इज टर्बिड व्हेन फर्स्ट डिस्चार्ज। अगर यूरिन की बात अगर हम उससे पूछ रहे हैं तो हम उससे ये पूछ सकते हैं कि जो यूरिन वो पास कर रहा था वो कुछ देर बाद टर्बिड हो जा रही है। टर्बिड मतलब उसमें कुछ प्रेसिपिटेट हो जाए। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट ना रहे कंप्लीटली। तो जो इसमें लिखा है ना, डज द यूरिन ओनली बिकम टर्बिड ऑन स्टैंडिंग, मतलब थोड़ी देर बाद वो टर्बिड हो रही है, या फिर जब वो यूरिन का डिस्चार्ज कर रहा है तभी वो ट्रांसपेरेंट ना होके थोड़ी ट्रांसलूसेंट टाइप की है। ठीक है, व्हाट इज इट्स कलर व्हेन फर्स्ट एमिटेड। स्टार्टिंग में जब वो यूरिन एमिट कर रहा है तो उसका क्या कलर है, एंड ऑफ व्हाट कलर इज द सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब जो चीज यूरिन में सेटल डाउन हो रही है उसका कलर क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि यूरिन में ब्लड डिस्चार्जेस होते हैं, तो यूरिन के जो बेस होता है, जो सेडिमेंटेशन होता है उसका, उसमें रेड कलर के डिस्चार्जेस मिलते हैं, सेडिमेंट्स मिलते हैं। हाउ डज ही बिहेव ड्यूरिंग स्लीप। वो नींद के दौरान कैसा बिहेव करता है। डज ही वाइन, मोन, टॉक और क्राई आउट इन हिज स्लीप। अब ये तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन उसके बाई स्टैंडर्ड्स तो बता सकते हैं कि वो जब सोता है तो हाथ पैर चलाता है, कुछ बोलता है। ठीक है, डज ही स्टार्ट ड्यूरिंग स्लीप, मतलब अगर वो बात करता है तो वो सोते सोते करता है। और फिर आगे क्या लिखा है, डज ही स्नोर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन। देखिए
स्नोरिंग मतलब होता है खर्राटे लेना, तो इसमें ये भी हम पूछ सकते हैं कि अगर वो स्नोर करता है तो वो सांस लेते वक्त स्नोर करता है या फिर एक्सपायर करते वक्त, ठीक है। डज ही लाई ओनली ऑन हिज बैक और ऑन विच साइड, किस साइड होके सोता है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, देखिए, और हम डिस्कस करते हैं। हाउ ऑफन डज दिस और दैट सिम्टम अकर, मतलब ये जो सिम्टम है वो कितने ऑफन हो रहे हैं, अगर वो इन सारे सिम्टम्स में से कुछ और बताता है, ठीक है। आगे कुछ और सिम्टम्स दिए हुए हैं, देखिए। What is the cause that produces it each time it occurs? देखिए, कभी कभी जो होता है कुछ सिम्टम्स के कॉज अवेलेबल होते हैं, कुछ एक्साइटिंग कॉज जिसकी वजह से वो सिम्टम बार बार आता है, तो हम ये उससे पूछ सकते हैं कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से वो सिम्टम बार बार प्रोड्यूस हो रहा है। डज इट कम ऑन विल सिटिंग, लाइंग, स्टैंडिंग और व्हेन इन मोशन, मतलब ये क्या हो गया, ये उसकी लोकेशन हो गई, ये उस लोकेशन नॉट एग्जैक्टली, ये उसका मतलब वो तरीका हो गया या फिर वो पोस्चर हो गया जिसमें उसको वो सिम्टम्स वापस आ रहे हैं। ओनली व्हेन फास्टिंग और इन मॉर्निंग और ओनली इन इवनिंग और ओनली आफ्टर मील और व्हेन डज इट यूजुअली अकर, ये पूछ सकते हैं कि किस टाइम ऑफ द डे में सिम्टम यूजुअली आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, लंच करने के बाद, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। व्हेन डिड द रिगर कम ऑन, अगर उसको रिगर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि रिगर कब होता है उसको। Was it merely a chilly sensation, उसको सिर्फ चिली सेंसेशन होती है, ठीक है, या फिर वार्म लगता है, मतलब हम उससे ये भी पूछ सकते हैं कि उस एरिया की सेंसेशन क्या है, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी सिम्टम है तो हमारे पास उसका लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकॉमिटेंट सब होना चाहिए, तभी वो एक टोटलिटी हमारे पास एक सिम्टम की अच्छे से होगी। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो टोटलिटी ऑफ सिम्टम में भी बनाया है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Was it merely a sensation of cold without shivering? अब अगर कोल्डनेस थी तो उसमें शिवर था या नहीं था, ठीक है। हॉट, अगर हॉटनेस था तो उसमें फेस पे हॉटनेस था या ऑल ओवर बॉडी पार्ट में हॉट था, ठीक है। और डिड ही कंप्लेन ऑफ हीट विदाउट बीइंग हॉट टू टच, मतलब उसको कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है अंदर से बुखार है लेकिन बाहर से हमारा शरीर ठंडा रहता है, तो ऐसा तो नहीं था कि वो बोल रहा था कि उसको बुखार है लेकिन उसका शरीर बाहर से टेम्परेचर नहीं था, बाहर से ठंडा था, ठीक। आगे देख, अब अगर वो हमें चिलीनेस के बारे में बताता है तो हम उससे पूछ सकते हैं कितनी देर तक उसको ठंड लगती है, या फिर अगर हॉट स्टेज के बारे में बताता है तो हम लोग वही पूछ सकते हैं कि उसकी हॉट स्टेज कितने देर तक रहती है। अब उसको फीवर रहता है तो उसको उसके साथ प्यास लगती है या नहीं लगती है, अगर फीवर के साथ प्यास लग रही है तो ये तो काफी नॉर्मल सिम्टम है कि किसी को फीवर है और उसको प्यास लग रही है, लेकिन अगर किसी को फीवर है और उसको प्यास भी नहीं लग रही है तो ये आपका एक पर्टिकुलर सिम्टम हो जाएगा और ये आपकी रेमेडी सिलेक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है। आगे क्या लिखा है, हाउ ग्रेट वॉज द थर्स्ट एंड व्हाट वाज द बेवरेज डिजायर्ड, मतलब उसकी जो, अगर उसको प्यास लग रही थी तो वो कितनी तेज प्यास थी और उसको क्या पीने का मन कर रहा था, ठीक है। व्हेन डिड द स्वेट कम ऑन, एट द बिगिनिंग एंड ऑफ द हीट, फिर हम ये भी पूछ सकते हैं कि उसको जो स्वेटिंग हो रही थी वो कितने देर के बाद हो रही थी या किस टाइम हो रही थी, जब उसको बुखार आया तो उस वक्त तुरंत उसे स्वेटिंग होने लगी या बुखार आने के कुछ देर बाद स्वेटिंग होने लगी, ठीक है। अगर हम उससे फिर पूछ सकते हैं स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी कि थोड़ी हो रही थी, ठीक है, जो स्वेट था वो वार्म था या फिर कोल्ड था, किस बॉडी पार्ट पे सबसे ज्यादा हो रहा था स्वेट, की स्मेल कैसी थी, सोर थी, क्योंकि हमने कई मेडिसिन ऐसी पढ़ी है जिसमें जो स्वेट की स्मेल होती है वो सोर होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मेडिसिन है हिपासल, उसमें सोर डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है,
तो हम इस तरह से पता, और भी कई मेडिसिन है जिसमें सोर्स स्वेट का डिस्चार्ज होता है, तो हमारे पास एक 3-4 मेडिसिन आ सकती है और फिर हम लोग और सिम्टम्स के बेस पे डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, व्हाट डज ही कंप्लेन ऑफ बिफोर और ड्यूरिंग कोल्ड स्टेज। वो किस चीज की कंप्लेन करता है कोल्ड स्टेज के दौरान या उसके पहले, ड्यूरिंग द हॉट स्टेज व्हाट आफ्टर इट, मतलब यही सेम चीज हॉट स्टेज के लिए भी कही गई है कि हॉट स्टेज के दौरान या हॉट स्टेज के पहले वो किस चीज की कंप्लेन करता है। व्हाट ड्यूरिंग और आफ्टर स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग स्टेज अगर उसको स्वेट होता है, स्वेटिंग होती है, तो उसके पहले और उसके दौरान वो क्या उसको फील होती है, मतलब क्या फील होता है उसको स्वेटिंग स्टेज के पहले या फिर बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अब एफोरिज्म नंबर जो 89 है उसमें हमें पता है कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की बुक जो है वो बहुत सारे एडिशंस में लिखी गई है, इसके टोटल 6 एडिशंस प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स एक वीडियो हमारा डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन में भी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनॉन की 6th एडिशन की बुक है उसमें एफोरिज्म नंबर 89 में एक लाइन ऐड की गई है, इन वुमेन नोट द कैरेक्टर ऑफ मेंसुरेशन एंड अदर डिस्चार्जेस। अदर डिस्चार्जेस में क्या, ल्यूकोरियल डिस्चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वुमेन में जो कैरेक्टर होता है मेंसेस का या फिर ल्यूकोरियल डिस्चार्जेस का या फिर ल्यूकोरिया का अगर है इसकी प्रॉब्लम, तो वो भी नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला एफोरिज्म, एफोरिज्म नंबर 90। फ्रेंड्स 89 में तो हमने देख लिया कि हमें उससे और डिटेल में अगर किसी पेशेंट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है तो उससे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए किसी सिम्टम को डिटेल में जानने के लिए। अब हम एफोरिज्म नंबर 90 देखते हैं कि डॉक्टर हैनेमन ने एफोरिज्म 90 के थ्रू हमें क्या समझाने की कोशिश की है। When the physician has finished writing down these particulars, हमने particulars इकट्ठा कर लिए ना पेशेंट से क्वेश्चंस पूछ के, अब हमें उसे नोट डाउन करना है। तो क्या लिखा है, व्हेन द फिजिशियन हैज फिनिश्ड राइटिंग डाउन दीज पर्टिकुलर्स, जब फिजिशियन ने उससे पूछ के सारे पर्टिकुलर्स लिखना खत्म कर दिया, देन ही देन मेक्स अ नोट ऑफ व्हाट ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व्स इन द पेशेंट। हमने पहले ही देखा था कि केस टेकिंग में ऑब्जर्वेशन, अटेंटिव ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फिजिशियन को सिम्टम की इंटेंसिटी जज करना, एक पेशेंट के माइंड को वो कैसे आया है, किस तरह बिहेव कर रहा है, ये सब जानना रेमेडी सिलेक्शन के मेंटल जर्नल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, and ascertains how much of that was peculiar to the patient in his healthy state। मतलब हम ये उसको पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और इस सब चीज की नोट बना सकते हैं कि जो उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बिहेवियर में या फिर उसकी अपीयरेंस में, वो उसकी हेल्थी स्टेट से या फिर किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के, हेल्दी इंडिविजुअल के स्टेट से कितने अलग हैं। ठीक है, तो इस चीज का हमें नोट बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज these are the things that will help us in the correct selection of the homeopathic remedy। okay फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पेशेंट के बाद सुपरस्क्रिप्ट में 1 लिखा हुआ है, ये भी हमारा फुटनोट है। तो चलिए अब हम एफोरिज्म नंबर 90 के फुटनोट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द पेशेंट बिहेव ड्यूरिंग द विजिट। अब एक फिजिशियन ऑब्जर्व करने बैठा है एक पेशेंट को, तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेगा, हाउ द पेशेंट बिहेव ड्यूरिंग द विजिट, पेशेंट ने कैसे बिहेव किया ड्यूरिंग द विजिट, वेदर ही वॉज मोरोस, क्वेरलसम, हेस्टी, lachrymose, anxious, despairing or sad, hopeful, calm, etc. Whether he was morose, quarrelsome, क्या वो लड़ाकू लग रहा था,
ठीक है। क्वेलसम मतलब लड़ाकू होता है। हेस्टी मतलब क्या वो सारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था अपना। लैक्राइमोस समवन हु इज प्रोन टू क्राइम, वो बहुत जल्दी रोने लग रहा था अपनी बात करते हुए, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एंशियस वो बहुत हड़बड़ी में घबराया हुआ था। डिस्पेयरिंग और सैड क्या वो बहुत दुखी था, होपफुल था या फिर बहुत शांत था, ठीक है। हमें ये सब नोट करना है कि पेशेंट बिहेव कैसा किया, वेदर ही वाज इन अ ड्राउजी स्टेट और इन एनी वे डल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, मतलब क्या वो ड्राउजी स्टेट में था, क्या वो बहुत सुस्त था। वेदर ही स्पोक होर्सली और इन लो टोन और इनकोहेरेंटली और हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, मतलब क्या वो बोल रहा था, वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था, बहुत ज्यादा शांति से बोल रहा था, या फिर रुक रुक के बोल रहा था, या फिर किस तरह से एक्चुअली एग्जैक्टली वो बात कर रहा था। ये नोट करना भी, ये ऑब्जर्व करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। What was the color of his face, eyes and of his skin generally? What degree of liveliness and power was there in his expression and eyes? What was the state of his tongue को हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम उसकी टंग पे, उसकी ब्रीदिंग पे, ठीक है, उसके माउथ से कैसी स्मेल आ रही थी, वो ढंग से सुन पा रहा था या नहीं सुन पा रहा था, उसकी प्यूपिल्स जो थी, डॉक्टर्स जो फिजिशियन है वो आईज चेक करते हैं, तो उस दौरान हम ये देख सकते हैं कि उसकी आईज की जो प्यूपिल्स थी वो डायलेटेड थी या कॉन्ट्रैक्टेड थी, ठीक है। हाउ रैपिडली एंड टू व्हाट एक्सटेंट डिड दे ऑल्टर इन डार्क एंड इन लाइट, मतलब वो अंधेरे में और रोशनी में कितना प्यूपिल में चेंज आ रहा था उसके साइज में। What was the character of the pulse? उसकी पल्स हाई थी, लो थी, ठीक है, कैसी थी उसकी पल्स। What was the condition of the abdomen? हम abdomen को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसको टेंडरनेस तो नहीं थी abdomen में, ठीक है। हम उसके abdomen में ये देख सकते हैं कि कहीं उसमें बंचेस, लम्प्स का फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। How moist or hot, how कोल्ड और ड्राई टू टच वॉज द स्किन, उसकी स्किन जो थी वो कोल्ड थी या फिर ड्राई थी। वेदर ही ले विथ हेड और विथ माउथ हाफ और होली ओपन with the arms placed above the head or his back or in what other position, मतलब पेशेंट जो बैठा था वो कभी अपना सर ऐसे पीछे करके बैठा हुआ था, या फिर उसने अपना जो माउथ है वो थोड़ा सा ओपन छोड़ा हुआ था, या फिर पूरा ओपन था उसका माउथ। उसके आर्म्स जो थे क्या उसके हेड के पीछे तो नहीं प्लेस थे, या फिर वो अपनी कमर पे तो रख के नहीं खड़ा था, ठीक है, या फिर किस और तरीके से वो उसकी पोजीशन थी वो खड़ा था। What effort did he make to raise himself? वो खुद को खड़ा करने के लिए उसने हाथ अपने नीचे रखे, ठीक है, या फिर उसने किसी चीज का सहारा लेके खड़ा हुआ, ठीक। And anything else in him that may strike the physician as being remarkable, और फिर फिजिशियन को अल्टीमेटली अपने इंटेलेक्ट से जज करना पड़ेगा कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सिम्टम जो बहुत ही पेक्यूलियर हो उस पेशेंट के लिए, वो हमारे रेमेडी सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो फिजिशियन को कोई भी ऐसी चीज जो अब्रप्ट लगे, कुछ भी स्ट्राइक करे, तो वो उसको तुरंत रिमार्क में लेना चाहिए और तुरंत उसको नोट करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट एफोरिज्म नंबर 89 एंड 90, ओके। आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आपको ये दोनों एफोरिज्म समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।